हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग लेक्चर थर्ड करेंगे, जिसमें आपको बेसिकली मुझे सिखाना है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें पहले क्या टर्म्स आते हैं उन टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। वन बाय वन हम पूरे कॉम्प्लेक्स का डिटेल पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे लिगेंड का, मेटल आयन का, जो भी जितनी चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड हर एक बात को डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाम टर्मिनोलॉजी है उस पर मत जाइएगा, यहाँ जो उसका काम है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हो तो आपको बहुत काम आएगा, अगर आप किसी रिटन एग्जामिनेशन में बैठोगे वहाँ भी आपको काम आएगा। ये हर लेवल, अगर आप कहीं यूपीएससी लेवल पे भी एग्जाम देने जाओगे ना तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन इससे मिलेंगे। तो ये जो चैप्टर है ऑटोमेटिकली बहुत बड़े ब्रॉड लेवल को कवर करता है, तो आप सभी लोग इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कोऑर्डिनेशन में क्या चीज़ें हैं, हर लेवल की बातें मैं करूँगा आपको वन बाय वन। सबसे पहले जब हम टर्म की बात करेंगे तो एक मैं आपको कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पहले बना दूं एंड देन हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एक कॉम्प्लेक्स है तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इसमें कई पार्ट होते हैं, सिर्फ अकेले नहीं होता है। यहाँ पे ये जो डब्बा हमने बनाया, इस डब्बे के ऊपर यहाँ प्लस माइनस एक्स लगाएंगे, ठीक है, और इधर हम लगा देते हैं ए। अगर ए इधर लगाओ तो इधर कुछ नहीं रहता है, और जनरली अगर इधर कुछ रहता है तो इधर नहीं रहता। ध्यान रहे, कुछ बातें हैं जो आपको बता दूं। इसमें दो पार्ट होते हैं, सारे टर्म को मैं एक एक करके डिफाइन करूंगा। पहले आप जब इसकी स्टडी करोगे तो आप किन किन टर्म से फैमिलियर होगे। आप फैमिलियर होगे आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है ना। आयनाइजेशन स्फीयर किसे बोलते हैं, एक तो आपका ये टर्म आएगा व्हाट इज आयनाइजेशन स्फीयर। पहला इंपॉर्टेंट चीज है आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जम के पढ़ेंगे डिटेल में, फर्स्ट थिंग। सेकंड पढ़ेंगे आप व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप देखते जाओ, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है इसके बारे में जम के पढ़ेंगे। देन कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, किसे हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। कॉम्प्लेक्स आयन के बाद आप पढ़ोगे मेटल आयंस, व्हाट आर डिफरेंट मेटल एंड मेटल आयंस, क्या क्या है, कैसे उनका बिहेवियर क्या है। देन आप पढ़ोगे लीगेंड्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बिना तो पूरा कोऑर्डिनेशन ही अधूरा है, बॉन्ड ही नहीं बनेगा ना। इसमें एक्सेप्टर मेटल होता है, डोनर लिगेंड होता है, सॉल्ट ये भी है, बट यहाँ पे सॉल्ट कैसे बना, लेविस एसिड और लेविस बेस से। देन आप पढ़ोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ठीक है, मेटल पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। देन आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मेटल आयन का, ऑफ मेटल, जिस मेटल को हमें पढ़ना है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। एंड इसके बाद आप पढ़ोगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इतना पढ़ने के बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इससे क्वेश्चन आता है नीट लेवल में, जेई लेवल में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तो हम लोग इसको भी देखेंगे व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो टर्मिनोलॉजी में इतनी चीजें आने वाली हैं और हर एक चीज अपने आप में क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखेगा भी और ये इंपॉर्टेंट होगा भी। तो हम सबको डिटेल करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था, आपको याद होगा, ये जो बाहर है डब्बे के, इसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर। यही जो डब्बे के बाहर है वो आयनिक होते हैं, इसलिए उसको हम आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो स्क्वायर ब्रैकेट है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर जो ये m है दिस इज कॉल्ड मेटल। समटाइम मेटल आयनिक फॉर्म में होता है, कभी कभी एटॉमिक फॉर्म में भी होता है। जो L है दिस इज कॉल्ड एज लिगेंड, L को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। N जो होता है दिस इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड हैं ये पता चल जाएगा। देन यहाँ पे जो है ये चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसके बाद आप देखो, क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो पक्का मेटल पर कोई ना कोई चार्ज होगा, न्यूट्रल भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जब लिगेंड मेटल से बाइंड करता है तो जितने लिगेंड बाइंड करते हैं, जितने उसके बाइंडिंग साइट्स होते हैं ना, नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर।
मतलब कि लिगेंड मेटल से जब जुड़ेगा तो जितने लिंकेज वो बनाएगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब निकालेंगे तो मेटल, लिगेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर चारों के मिक्सिंग से आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिलेगा। आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तभी आएगा जब आपके चारों के बारे में फुल डिटेल आपको पता हो। अगर इनमें से किसी एक को मिस किया, नहीं आया, तो आप ये वाला नहीं निकाल पाओगे। और कंपटीशन में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहीं कहीं 18 इलेक्ट्रॉन रूल के नाम से भी जाना जाता है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के नाम से भी ये जाना जाता है। तो हम लोग इन सबको पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी से अपने मित्रगणों को शेयर करें जो आपके बैच में हैं, आपके ग्रुप में हैं, जो अभी नहीं जुड़े हैं, और उनको बोल के फ़ोन करके बोल के जुड़वाओ, बट उनको जोड़ो, क्योंकि उनको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे इनको समझ में नहीं आएगा। सो अब हम लोग चलेंगे 1 बाय 1। ठीक, सबसे पहले मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। ये सब पढ़ने से पहले एक मज़ेदार रिएक्शन देखो क्या होता है। दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने दिया K4FeCN6, एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, और दूसरा कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया FeH2O का होल 6Cl3। ये देखो दोनों में क्या फर्क है। इन दोनों में पहले आप दोनों को मैं एनालिसिस सिखाऊंगा। ध्यान रहे, डब्बे के ये जो लेफ्ट में पार्ट है, ठीक है, दिस इज, आपके अगर साइड देखा जाए तो ऐसे खड़े हो गए, ये राइट हैंड साइड पे है, जो है राइट हैंड साइड, और ये जो पार्ट हुआ यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड, और ये जो हो जाएगा वो लेफ्ट हैंड साइड। तो ध्यान से पहले यहाँ एक चीज समझ लो, जो भी स्पीसीज राइट हैंड साइड पे होगा वो हमेशा कैटायन होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो हमेशा आयनायन होगा। ये बात एकदम दिमाग में छाप लो। जो भी स्पीसीज राइट हैंड साइड पे है वो हमेशा कैटायन होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो हमेशा आयनायन होगा। तो ये जो स्पीसीज है यहाँ पे ये आयनायन है, अभी मैं प्रूफ करके आपको देता हूँ, और ये जो स्पीसीज है यहाँ पे वो कैटायन है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो अब ये कैटायन हो गया, और ये जो है ये वाला स्पीसीज वो एनायन हो गया। अब इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने क्लास 12 कभी पढ़ा है तो इस बात को आपको पता रहेगा कि डब्बे के अंदर जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है अभी मैंने आपको बताया ना, लिगेंड, अगर लिगेंड निगेटिव चार्ज होंगे, अगर लिगेंड निगेटिवली चार्ज होंगे, जैसे साइनाइड पे -1 होता है, ऑक्सीजन OH पे -1 होता है, तो निगेटिवली चार्ज अगर लिगेंड होंगे तो हमेशा आपको राइट हैंड साइड पे आयनाइजेशन स्फीयर मिलेगा। अगर अंदर नेगेटिवली चार्ज है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कैटायन है वो क्या होगा, आपका आयनाइजेशन स्फीयर पे होगा। और अगर डब्बे के अंदर न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे पानी, पानी न्यूट्रल है, अमोनिया, अमोनिया न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल स्पीसीज पे है तो आपको क्या देखने मिलेगा कि न्यूट्रल स्पीसीज में हमेशा आपका कैटायन जो है वो डब्बा बन जाएगा, आयनायन जो होगा वो आयनाइजेशन स्फीयर पे। तो ऊपर वाले में जब नेगेटिव चार्ज अंदर होगा तो आपका डब्बा आयनायन होगा, और जिसमें न्यूट्रल लिगेंड होगा अंदर वो आपका डब्बा कैटायन होगा। ये मेजोरिटी ऑफ द लिगेंड में मिलेगा, मेजोरिटी ऑफ द केस में मिलेगा। अब देखो जब इसको हम तोड़ते हैं तो आपका बनता है 4 पोटेशियम आयन। ये टूटा, पोटेशियम आयन है, पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो टोटल पोटेशियम की संख्या 4 है। 4 पोटेशियम आयन प्लस जितना इसके ऊपर चार्ज होगा डब्बे के ऊपर उतना ही चार्ज आएगा, है ना। अब देखिए डब्बे के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 4-, और ये माइनस क्या है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो चार्ज है वो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है दिस स्पीसीज इज कैटायन। जो आपका राइट हैंड साइड पे था वो कैटायन हो गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो आयनायन हो गया। ये आपको क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम सबको पता है कि ये अब कैटायन है और ये आयनायन है, तो टूटता कैसे है, टूटता है, हम सबको पता है क्लोरीन -1 चार्ज रखता है तो 3 क्लोराइड आयन बनेंगे, है ना। यहाँ चार्ज नहीं लिखते हैं, जब ये टूटेगा तो टोटल क्लोराइड कितने बनेंगे, 3 Cl-। तो टोटल नेगेटिव चार्ज की संख्या 3 है, तो उसके रेस्पेक्ट में इधर टोटल कितना आएगा, +3 आएगा। अब देखो इस समय ये कैटायन का बिहेवियर कर रहा है और ये आयनायन का बिहेवियर कर रहा है। ये क्या है, आपका आयनायन है। अब देखा आपने
क्लियर कट हो गया ना? इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बोलिए, ये अप टू दिस सबको क्लियर? हाँ या ना? जवाब सिर्फ हाँ में चाहिए, ना तो मुश्किल है होना, बट तब भी अगर ना है तो आप बता सकते हैं, आप ईमानदार बच्चे हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको इतनी चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी तो आगे की बातें सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। अब आगे की चीज़ें कैसे सीखोगे, क्या सीखोगे, लेट्स सी। अब हम लोग टर्म पे आएंगे, वन बाय वन टर्मिनोलॉजी, ठीक है, वन बाय वन टर्मिनोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विथ टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या टर्म आते हैं, एकदम मस्त पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बस वो पढ़िए जो एग्जाम में फंस जाए, वो मत पढ़िए जो दिमाग में आ जाए एग्जाम में ही ना आए, है कि नहीं? एग्जाम में नहीं आया, दिमाग में आ गया तो क्या फायदा, बेमतलब का हो गया ना। देखो तो ठीक है, इसको हम लोग एक्स पढ़ेंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। टी नहीं पढ़ेंगे, इसको एक्स पढ़ेंगे, दिस इज एक्स। ट्राई करते हैं तो एक्स हो जाए। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक, टर्मिनोलॉजी इन कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आएंगी, वन बाय वन उसी को आपको सिखाना है। तो आइए, सबसे पहला जो टर्म आता है दैट इज आयनाइजेशन स्फीयर। द फर्स्ट टर्म ओरिजिनेटेड इज आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर, यहीं से स्टार्ट करूंगा। अब देखते चलो आयनाइजेशन स्फीयर क्या है और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले, ठीक है, आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है? इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। सो एटम और आयंस प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, outside of coordination sphere are called ionization sphere, are called ionization sphere। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, आयनाइजेशन स्फीयर पे जो भी ग्रुप या आइटम होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं, मतलब वो आयनाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उनका हम टेस्ट कर सकते हैं। इन्हीं को हम सिंपल आयन कहते थे, ठीक है ना? तो these are ionizable and can give टेस्ट। इनका हम टेस्ट कर सकते हैं, है ना? इनका हम टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, इनका काम क्या होता है? दे ओनली मेंटेन, इनका सिर्फ एक ही काम है, दे ओनली मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने में सहायता करते हैं। बस इनका काम सिर्फ यही है कि कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल बना कर रखें, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज ना आने दें। अगर कॉम्प्लेक्स चार्ज्ड हो गया तो क्या होते हैं? चार्ज स्पीसीज अनस्टेबल होते हैं। तो आप पीछे देखो, मैंने आपको यहाँ बताया, दिखाया था, ये देखो, अगर ये अलग हो जाता तो कॉम्प्लेक्स आयन चार्ज होता, बट जब इनके साथ जुड़ा हुआ था तो क्या था? ये न्यूट्रल था। तो ये क्या करते हैं? ये दोनों, इधर देखो, ये आपका हो गया आयनाइजेशन स्फीयर पे, ये आयनाइजेशन स्फीयर पे है और ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। यहाँ पे पोटेशियम आयनाइजेशन स्फीयर पे है और ये पूरा लिगेंड, ये डब्बा जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो इनका काम ये है, जब तक ये इसके साथ जुड़े रहेंगे ये सिस्टम आपको न्यूट्रल दिखाई देगा, बट जैसे ही इसको छोड़ के ये हटेंगे सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? चार्ज। तो इनका काम क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना इनका मेन उद्देश्य है, इनका मेन कार्य है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं। समझ आया सभी को? समझ आया तो ठोको लाइक।
यहाँ तक पहला आयनाइजेशन स्फीयर क्लियर है ना। आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, ये डब्बे के बाहर के सभी स्पीसीज आयनाइजेशन स्फीयर कहलाते हैं। वो आयनिक होते हैं, वो टूट जाते हैं, उनका हम टेस्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स मेंटेन करता है। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर। चाहे तो इसका एक हम एग्जांपल यहाँ पे छाप सकते हैं। आइए एक एग्जांपल छाप देते हैं। जैसे हमने किया यहाँ पे FeNH3 का होल 6 Cl3, ठीक है। अब अगर इसमें आप बात करोगे, यहाँ पे अगर आपने AgNO3 डाला, AgNO3, तो आपको 3 मोल AgCl मिलेगा, 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि व्हाइट कलर का होता है। AgCl कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। क्यों मिला, इसलिए मिला क्योंकि क्लोराइड जो था वो आयनाइजेशन स्फीयर पे था, और वो जब टूटता तो क्या बनाता, देखो ध्यान से, क्या बनाता, यही सीखते चलो सब। ये जब टूटता तो क्या बनाता, ये टूटता तो बनाता FeNH3 का होल 6, NH3 का होल 6, डब्बे पे 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl माइनस। 3Cl माइनस जब AgNO3 से रिएक्शन करता तो Ag प्लस था, और NO3 ये इसके साथ क्या करता, ये सॉल्ट बना लेता, AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेता। बट जरा ध्यान से देखो, क्या इस एग्जाम्पल में बताना मुझे, अगर यहाँ पे हम बात करें FeH2O का होल 4 इंटू Cl2, 2 क्लोरीन अंदर हो गए, और बाहर 1 Cl इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होंगे, तो अगर हम इसमें AgNO3 डालें तो आपको कितने मोल AgCl के मिलेंगे, है ना। AgCl के कितने मोल मिलेंगे, बस ये जानना है। इस वाले में बताओ, इस वाले में आपको AgCl के कितने मोल्स मिलेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl विल बी फॉर्म इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। जल्दी से बताइए जिसको पता हो, कितने मिलने चाहिए। पानी तो बनाएगा नहीं AgCl, वाटर से तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। वाटर क्या बनाता है, क्या वाटर क्या बनाएगा, नहीं बनाएगा। बनाएगा कौन, हैलोजन। अब जो डब्बे के अंदर है, वो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में बताया था कि जो डब्बे के अंदर होते हैं वो आयनाइज नहीं होते, सिर्फ डब्बे के बाहर एक क्लोराइड है, तो जब ये टूटेगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 मोल AgCl देगा। कितना मोल देगा, ओनली 1 मोल ऑफ AgCl आपको मिलेगा। दिस इज ऑल। इसमें 3 मिला क्योंकि तीनों बाहर थे, जो तीनों बाहर हैं वही आयनाइज होंगे, जो डब्बे के अंदर गए वो आयनाइज नहीं होते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर, कि ये कैसे वर्क करता है, किस केस में टूटेगा, किस केस में नहीं टूटेगा। फॉर्मूला वही है दोनों का, है ना। हम मतलब अमोनिया लगा दे तो फॉर्मूला लगभग वही है, बट क्या देखे, एक जगह 1 मोल मिलता है, एक जगह 3 मोल, क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर पे जब तक है तब तक तो आयनाइज होगा, बट आयनाइजेशन से कोऑर्डिनेशन में गया तो कोई माई का लाल उसको तोड़ नहीं सकता, वो मजबूत हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर के बाद सेकेंड जो हमारा पार्ट है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अब ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, इसका क्या काम है, तो इसका अपना अपना, सबका अपना काम है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखो, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसके अंदर लिगेंड और मेटल आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में अच्छे जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम का चीज है, यही तो है जिसमें बहुत कुछ होगा। इसमें नॉमेनक्लेचर ये बदल देता है पूरा का पूरा, तो जब नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो इसको देखोगे, देखो क्या है, ठीक है। पहले देखो, इट इज ए स्क्वायर ब्रैकेट, it is a square bracket which contains क्या क्या कंटेन किया रहता है, मेटल एंड लिगेंड, which contains metal and ligand। तो ये मेटल और लिगेंड को कंटेन किया होता है। अब इसमें क्या होता है, मेटल और लिगेंड आपस में कैसे जुड़े होते हैं, मेटल लिगेंड जो आपस में जुड़ते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, देखो ये हो गया मेटल और ये हो गया लिगेंड, तो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिए रहता है, तो हमेशा लिगेंड जो होगा वो आपका क्या होगा, डोनर, और जो मेटल होगा वो हमेशा एक्सेप्टर का बिहेवियर करता है।
ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात है। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो डब्बा देख रहे हो ना, स्क्वायर ब्रैकेट, वही आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा हो सकता है? इट मे बी चार्ज और न्यूट्रल। ये चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है ना? चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। आप देखोगे कि इन सम केसेस, अभी आपने ऊपर देखा था कि FeH2O का होल 6 जब बनाए थे तो 3 पॉजिटिव था, बट जब यही हम बनाए थे Fe साइनाइड का होल 6 तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव था। और कुछ कुछ केसेस में न्यूट्रल भी होता है, निकिल कार्बोनिल। आप ये पढ़ोगे, इस डब्बे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो कैटायनिक पार्ट भी है ये एनायन भी है और ये न्यूट्रल भी है। कैटायन भी है, एनायन भी है और न्यूट्रल भी है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी न्यूट्रल। इसके पास तीनों प्रॉपर्टीज हैं। ये अपने मन से नहीं, लिगेंड की वजह से चार्ज या न्यूट्रल या दोनों में से कोई हो सकता है ना? ये दोनों में से कोई हो सकता है। चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा लिगेंड क्या लिया गया है, क्योंकि सारा गेम कौन कर रहा है? लिगेंड कर रहा है, तो लिगेंड ही बताएगा क्या होना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिगेंड ये पूरा काम करेगा। बात समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज है, ठीक है ना, ध्यान रखना, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज चार्ज्ड, इसमें कुछ दिक्कत होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज चार्ज्ड, तो क्या होगा? दो चीजें हैं। इफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? सो इफ पॉजिटिव चार्ज है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, देन नेम ऑफ मेटल जो है रिटेन एज सच, जैसा होता है वैसे ही मेटल का नाम लिख दिया जाता है। रिटेन एज सच, जो होता है वही। जैसे फेरस है तो फेरस ही लिखा जाएगा। ठीक है, Fe के लिए फेरस लिखोगे। ठीक है, निकिल है तो निकिल ही लिखा जाता है, निकिल के लिए निकिल ही लिखा जाता है। जिंक है तो जिंक ही लिखा जाता है, जिंक के लिए जिंक ही लिखा जाता है। मतलब जो नाम है वही लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर यही कैटायन की जगह एनायन हो गया, ठीक है, पहला ए हो गया, दूसरा बी, इफ नेगेटिव चार्ज, अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज, देन ATE, 8 है ना, ATE, ये वर्ड ध्यान रखना, 8 सफिक्स इज एडेड, सफिक्स इज एडेड इन द नेम ऑफ मेटल, इन द नेम ऑफ मेटल। मेटल के नाम में हम क्या करते हैं? ये वाला सफिक्स 8 जोड़ देते हैं। जैसे अगर एग्जांपल कर लो कि Fe था तो इसका नाम क्या हो जाता? फेरस नहीं रहता, ये हो जाता फेरेट, है ना। निकिल था तो निकिल का नाम निकलेट हो जाता, निकलेट। ठीक है, अगर आपका यहीं पे जिंक होता तो इसका नाम हो जाता जिंकेट। तो आपको क्या करना है? देखना है कि डब्बे पे चार्ज क्या है। अगर डब्बे पे चार्ज नेगेटिव है तो कहानी अलग होगी, अगर डब्बे पे चार्ज पॉजिटिव है तो कहानी अलग होगी। इसीलिए डब्बे का चार्ज बहुत अच्छे से चेक करना है, डब्बे के चार्ज को बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर डब्बे का चार्ज गलत हुआ तो आपका पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर क्या होगा? खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आएगा और स्वाहा हो जाएगा, और होने नहीं देना है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ। न्यूट्रल के लिए सेम, न्यूट्रल और इसका सेम होता है। ठीक है ना, न्यूट्रल और ये दोनों के लिए सेम रूल है। तो आपका न्यूट्रल या पॉजिटिव चार्ज हो सेम चलेगा, बट अगर यहाँ पे ZnIC होता है जिंक में, इसको सही कर लेना। ठीक, जिंक और यहाँ पे जिंकेट C, तो आप देखोगे ये चीज होगा। बात समझ में आया सभी को? हाँ,
तो सभी लोग एक बार वीडियो को, जो नए बच्चे हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, क्योंकि सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना जरूरी है। ओके, सो अप टू दिस क्लियर है एवरीबॉडी? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज होने से क्या फ़ायदा नुकसान, न्यूट्रल होने से क्या फ़ायदा नुकसान, दोनों चीज़ समझ में आई। ये हो गया हमारा दो चीज़ें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर। अब आते हैं हम लोग मेटल आयन, ठीक है। सेंट्रल मेटल, एटम या आयन, तीनों में से कोई हो सकता है। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। जो हमारा सेंट्रल एटम है वो मेटेलिक फॉर्म में भी होता है और आयनिक फॉर्म में, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वो भी देखेंगे कैसे होता है, और सेंट्रल एटम मेटल है कि आयन है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो लेट्स प्रोसीड कि एटम होगा या मेटल होगा, सॉरी आयन होगा, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले ये क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो सेंट्रल मेटल होता है, बेसिकली सेंट्रल मेटल इज मोस्टली, जो मोस्टली है, और भी होते हैं बट मोस्टली की बात करता हूँ, आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जरा कोई बताएगा ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या बोल रहा हूँ मैं, ये कौन सा चीज़ है? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं भैया? आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो सकते हैं, मेन ग्रुप के एलिमेंट भी हो सकते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट वाले ही बनाते हैं, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट ही बनाते हैं। दूसरा, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? दे एक्ट एज लेविस एसिड, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लेविस एसिड दैट इज दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। कैसे? दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ लिगेंड। ये लिगेंड के साथ क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठ जाता है। अगर हमारा ये मेटल है, सेंट्रल मेटल, इसका ऑर्बिटल क्या होता है? खाली। तो इस खाली ऑर्बिटल में क्या करता है? लिगेंड का भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर भरा हुआ है, उससे उधार मांग लेता है कुछ दिनों के लिए, और ये अपना पेयर इसको दे देता है। तो ये बिहेव करता है एज अ एक्सेप्टर, है ना, जो एक्सेप्टर लेविस एसिड, और ये बिहेव करता है डोनर। तो कौन सा बॉन्ड से बन गया भैया? मेटल और लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, है ना। मेटल और लिगेंड किससे जुड़ गए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। दोनों आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। तो मेटल लिगेंड में जो भी होता है ये इसी बॉन्ड से होता है। आपको मैं एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं कैसे, ठीक है। देखो, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था ये वाला FeH2O का होल 6। अब देखो ये कैसे होता है 3 पॉजिटिव। ये एक्चुअली होता कैसे है? मेटल, ये आयरन जो है बीच में बैठ जाता है आराम से, ठीक। अब इसके पास क्या है? 6 लिगेंड है। कौन कौन? वाटर के, सभी वाटर हैं। तो वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करता है? इसको दे देता है एक। दूसरा वाटर इधर है, ये भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है 2। तीसरा आपका इधर से आता है, वाटर ही है, सब वाटर देगा 3। देन आपका यहाँ से चौथा 4। देन यहाँ से आपका H2O, ये भी लोन पेयर कंटेनिंग है 5। देन यहाँ से आपका 6। ये टोटल आपके क्या हो गए? देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? जरा ध्यान से देखिए तो बड़ा मस्त बनता है। ये ऐसे बनता है, ये का एक स्क्वायर हो गया, देखो मस्त बन गया ना। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। ये मेटल ने सभी लिगेंड के साथ क्या किया है? सभी लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। ये कुछ और ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। और देखो ये सेंट्रल मेटल है, और इसको हम पूरा का पूरा दिखाएंगे कि इस डब्बे पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज ये आयरन के ऊपर होता है। दिस इज अ 3 पॉजिटिव चार्ज। तो लिगेंड के साथ इसने क्या किया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो यही जो हमारा Fe है, इस Fe को हम क्या बोल रहे हैं? दिस Fe इज नोन एज सेंट्रल, क्योंकि बीच में है सेंट्रल एटम। जब आयनिक फॉर्म में होता है
तो सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे, और जब मेटालिक स्टेट में होगा, कोई आयन नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। अभी आयन है 3 पॉजिटिव। अब देखो कार्बोनिल जब बनाओगे ना, NiCO, इसको देखो ध्यान से, NiCO4 ये कार्बोनिल है बच्चों, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इस केस में निकिल भैया क्या होते हैं, जाके बीच में बैठ जाते हैं। जब बीच में बैठ जाएंगे तो इनको कार्बोनिल क्या करता है, कार्बोनिल आकर 4 लिगेंड देता है ना, ये एक, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, टेट्राहेड्रल बनता है, 4 ही है तो टेट्राहेड्रल बनता है। ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया, देखिए ध्यान से, ये आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, टेट्राहेड्रल है। अगर देखा जाए तो अब ध्यान से देखो, ये कॉम्प्लेक्स आपका टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ पर निकिल पे क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे, सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या है, ये है सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। ये आयन नहीं है, ये सेंट्रल मेटल एटम है। दिस इज अ टाइप ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। बताइए, आया सभी को, क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया। क्लियर आ रहा है सभी को। जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो चैनल को जरूर शेयर कर दें, तुरंत अभी के अभी शेयर कर दें। स्टेटस लगा लो, टेलीग्राम पे सेंड कर दो किसी को, चाहो तो आप इंस्टाग्राम पे कर दो। देखो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है आपकी। बाद में आप खुद ही देखोगे अपने आप जब बढ़ते जाएंगे सब्सक्राइबर, तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग अभी कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत वक्त है मुझे ग्रो करने में। सो इट्स रिक्वायर योर हेल्प। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे चलेंगे। ये क्लियर हो गया सेंट्रल मेटल एटम। अब जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, उसी की वजह से पूरा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है। पूरा कॉम्प्लेक्स का जो खानदान है वो सिर्फ एक चीज़ पे एग्जिस्ट करता है, दैट इज द लिगेंड्स। ठीक है ना, वो क्या है, लिगेंड है। तो हमें जो आगे चलना है वो पढ़ना है लिगेंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स, कोई बता सकता है लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स यही तो है जिनकी वजह से कॉम्प्लेक्स बन रहा है। पहले हम बेसिकली पढ़ेंगे लिगेंड क्या होता है, एंड देन इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ोगे लिगेंड। ये जरूर पढ़ना, इस लेक्चर को कोई मिस नहीं करेगा। लिगेंड पढ़ते समय हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आ जाएंगे, हमें उसको निपटा देना है वहीं पे, छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कल। यहाँ से लिगेंड से कंटिन्यू होगा कल। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई, आप लोगों को समझाने में मैं सफल रहा, और मैं इसको अब कंटिन्यू करूँगा।